जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे ज्ञान आरबीएल यूट्यूब चैनल पर। साथियों, आपको पता है कि हम हिस्ट्री पढ़ रहे थे और हम मध्यकालीन इतिहास शुरू कर चुके थे और इसमें हमने अरबों का आक्रमण पढ़ लिया था। तो अब दोस्तों आज हम देखेंगे दिल्ली सल्तनत के बारे में। ठीक है कि दिल्ली सल्तनत पे कितने वंश आते हैं दोस्तों, ठीक इनके बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। उसके पहले आपको बता दें कि अगर आप सभी एकदम डीपली दोस्तों हिस्ट्री पढ़ना था दोस्तों, ये हमने प्लेलिस्ट बनाया आप सभी के लिए। तो यहाँ जा कर के दोस्तों आप हिस्ट्री बहुत अच्छी तरीके से पढ़ सकते हैं। इसके अलावा हमने स्टैटिक जीके पूरा पढ़ा रखा है यूपी पुलिस के लिए, तो आप ये पढ़ लीजिए। और संपूर्ण हिंदी हमने पढ़ाया, अगर आप चाहते हैं अच्छा करना तो यहाँ से पढ़ सकते हैं प्लेलिस्ट पे जाके। और दोस्तों ये हमारी इतिहास के दोस्तों ई बुक है, मात्र 50 रुपये मिल जाएगी। कहाँ से? ज्ञान आरबीएल ऐप डाउनलोड करिए, वहाँ से इसको परचेज कर सकते हैं। ये दोस्तों आपको इसमें संपूर्ण इतिहास मिल जाएगा, चाहे वो प्राचीन हो, मध्यकालीन हो, आधुनिक हो या फिर आंदोलन हो, सब कुछ आपको यहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है। उसके अलावा दोस्तों ये संपूर्ण दोस्तों आपको बता दें, जूनियर असिस्टेंट आपके कट ऑफ आ चुका है दोस्तों, मात्र 15 अंक गया है। उसके लिए हमने एक बैच निकाला दोस्तों। ठीक है, 5512 पदों के लिए मात्र अभी 399 रुपये ऑफर चल रहा है, तो जाकर के इसको ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें आपको 2 टीचर खुद ही सिलेक्टेड मिल जाएंगे। तो जाइएगा दोस्तों हमारे ऐप पर जाते दोस्तों, ये देखिए 11 रुपये ऐप पर जाएंगे दोस्तों, ये देखिए संपूर्ण भारतीय इतिहास इस तरह से मिल जाएगा, इसको ले सकते हैं। और स्पेशल कंप्यूटर बैच है यूपी ट्रिपल एस एग्जाम्स के लिए, ये ले सकते हैं। और ये स्टैटिक जीके ई बुक है दोस्तों, ये रहा हमारा सफलता 2.0 बैच, तो यहाँ से ले सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। तो दोस्तों आज का टॉपिक हमारा दिल्ली सल्तनत। ठीक है, दिल्ली सल्तनत दोस्तों बात करते हैं। इस पे दोस्तों आपके 5 वंश आते हैं। कितने? 5 वंश बैठते हैं। कौन कौन से? तो गुलाम वंश है ना, खिलजी वंश और तुगलक वंश, सैयद वंश, लोधी वंश। यानी इसको कैसे रखेंगे? जी के और TSL ऐसे करके भी याद कर सकते हैं। जी से गुलाम, के से खिलजी, टी से तुगलक, एस से सैयद, एल से लोधी, है ना। एक क्रम में भी कभी कभार लगाने को पूछ लेता है, तो GK TSL। ठीक, ये ऐसे याद रख लेंगे दोस्तों। आपको बता दें गुलाम वंश 1206 से शुरू होता है 290 तक। ये सब 84 साल तक दोस्तों यहाँ पे गद्दी बैठता है। फिर खिलजी वंश आता है 1290 से 1320 तक, ये 30 वर्ष तक रहता है और सबसे कम समय के लिए रहता है दोस्तों। ये देखिए पेट में पूछा गया क्वेश्चन था, सबसे कम अवधि के लिए दिल्ली सल्तनत की गद्दी पर कौन शासन किया? तो खिलजी वंश ने। ठीक है। फिर तुगलक वंश 1320 से 1414 तक, ये सबसे ज़्यादा यानी 94 वर्षों तक दोस्तों कार्यकाल इसका रहता है, सबसे अधिक कार्यकाल था। उसके बाद सैयद वंश आता है 1414 से 1451 तक, 37 वर्ष। और उसके बाद लोधी वंश दोस्तों 75 वंश साल तक रहता है, 1451 से 1526 तक। इसके बाद दोस्तों आपको पता होगा कि मुगल साम्राज्य आ जाता है, यानी बाबर आता है, इनको हरा करके दोस्तों मुगल की नींव डाल देता है। ठीक है। तो साथियों आपसे बेसिक क्वेश्चन यही पूछा, सबसे ज़्यादा किसका कार्यकाल था? तुगलक वंश का। सबसे कम खिलजी, है ना। खिलजी लोग दोस्तों खिलखिला नहीं सके, ज़्यादातर खिल नहीं सके दोस्तों, यानी सबसे कम इन्हीं का था, है ना। और सबसे ज़्यादा किसका था? तुगलक। इनका लक अच्छा था, इसलिए सबसे ज़्यादा साल तक ये राज के। ऐसे भी क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, सबसे ज़्यादा साल तक, सबसे कम साल तक, तो ये ऐसे आप याद रख लेंगे। ठीक है। तो चलिए पहला वंश दोस्तों गुलाम वंश देखते हैं, 1206 से लेकर के 1290 तक। ठीक है। देखिए जो गुलाम वंश था दोस्तों, इसके अगर अन्य नाम बोले हम तो देखिए गुलाम को ही दास कह सकते हो, इसीलिए इसको दास वंश भी कहते हैं। देखिए SSC MTS में पूछा गया गुलाम वंश को और किस नाम से जानते हैं, तो दास वंश भी कहते हैं और ममलूक वंश भी कहते हैं। ठीक है। आपको बता दें गुलाम वंश को इलवरी वंश भी कहते हैं। देखिए 3 वंश हमने बता दिया, गुलाम वंश कह लो, दास वंश कह लो, ममलूक वंश कह लो, इलवरी वंश कह लो। क्यों कहते थे? देखिए इलवरी वंश क्यों कहते थे, क्योंकि कुतुबुद्दीन ऐबक इसी जाति का था। जो इसका फाउंडर था कुतुबुद्दीन ऐबक, वो दोस्तों इलवरी वंश का था, इसीलिए इसको इलवरी वंश भी कह सकते हैं। और याद रखेंगे भारत पर शासन करने वाला पहला मुस्लिम वंश कौन सा था? तो दोस्तों गुलाम वंश था, भारत पे शासन करने वाला पहला मुस्लिम वंश। ये SSC CGL 2019 से पूछा गया। और कुतुबुद्दीन ऐबक किसका गुलाम था? तो मोहम्मद गौरी का। देखिए ये कुतुबुद्दीन ऐबक गुलाम था किसका? मोहम्मद गौरी का, इसलिए दोस्तों इसे गुलाम वंश नाम दिया। ठीक है। तो गुलाम वंश पूछे, दास वंश पूछे, इलवरी वंश पूछे, ममलूक वंश पूछे, आपको बस एक ही जवाब देना है, 1206 से लेकर के 1290, है ना। चलिए अब दोस्तों देखते हैं गुलाम वंश के प्रथम शासक यानी कि कुतुबुद्दीन ऐबक। देखिए कुतुबुद्दीन ऐबक का कार्यकाल 1206 से 1210 तक होता है। आपको बता दें कि गुलाम वंश का संस्थापक कौन होगा? आप बताइए। कुतुबुद्दीन ऐबक। आपसे पूछे गुलाम वंश का संस्थापक कौन होगा? कुतुबुद्दीन ऐबक। राजधानी इसने क्या बनाई थी? लाहौर को अपनी राजधानी बना रखी थी। कुतुबुद्दीन ऐबक ने लाहौर को अपनी राजधानी बनाई। और आपको बता दूं साथियों
कि 1206 ईस्वी में मोहम्मद गौरी की मृत्यु के बाद भारतीय क्षेत्र पर का अधिकारी बना, यानी 1206 में दोस्तों मोहम्मद गौरी मर जाता है दोस्तों, तो इसे ये भारत का दोस्तों उत्तराधिकारी बन जाता है। यह तुर्क जनजाति का था। आपको बता दें कि जो कुतुबुद्दीन ऐबक था, इसका राज्याभिषेक 25 जून 1206 को लाहौर में हुआ था, और उसने अपनी लाहौर को पहली राजधानी अपनी राजधानी बना ली थी। यानी कि आपसे पूछेगा गुलाम वंश की राजधानी क्या थी, तो लाहौर बताइएगा। ठीक है, यानी 1206 ईस्वी में ये गद्दी पर बैठ जाता है कुतुबुद्दीन ऐबक। ठीक है, चलिए अब दोस्तों आपको बता दें 1208 में मोहम्मद गौरी के भतीजे गयासुद्दीन महमूद, समझिएगा कि 1208 में मोहम्मद गौरी का भतीजा था गयासुद्दीन महमूद ने ऐबक को दास मुक्ति पत्र देकर सुल्तान की उपाधि यानी दास से मुक्त कर दिया और कह दिया अब तुम सुल्तान हो। ठीक है, यानी सुल्तान की उपाधि दी। और इसके अलावा दोस्तों कुतुबुद्दीन जो आपका ऐबक था दोस्तों, उसने मलिक की उपाधि धारण की और सिपह सालार की उपाधि धारण की। अब दोस्तों इसको ये विख्यात किन नामों से दोस्तों, लाख बख्श, बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों, आपसे पूछेगा लाख बख्श किसको कहते थे, तो लाख बख्श क्यों कहते थे, क्योंकि लाखों का दान देने वाला था, लाखों का दान करता था। और पील बख्श भी कहते थे, पील मतलब दोस्तों हाथी, यानी हाथियों का भी दान करता था। इसको लाख बख्श, पील बख्श के भी नाम से जानते थे। और इसके दरबारी कौन थे, तो हसन निजामी और दोस्तों फक मुद्दिवर, दोस्तों ये विद्वान था। ठीक है, अब निर्माण की बात कर ले साथियों, तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार का निर्माण करवाया। दोस्तों याद रखेंगे, कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार का निर्माण किसके याद में, तो संत, इनके सूफी संत थे दोस्तों ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, दोस्तों इनके नाम पर दोस्तों इसका निर्माण करा, किसका, कुतुब मीनार का। ठीक है, एसएससी सीजीएल में पूछा गया, यूपीएसआई एएसआई में पूछा गया, यूपीएसआई में पूछा गया। ठीक है, तो ये क्वेश्चन याद रखेंगे दोस्तों। किसकी याद में, ये भी पूछ लेता है कि कुतुब मीनार का निर्माण किसकी याद में कराएगा, तो दोस्तों बख्तियार काकी के। ठीक है, चलिए दिल्ली में स्थित कुतुब मीनार दोस्तों कितने मंजिला है, 5 मंजिला, ये एसएससी सीएचएसएल में पूछा गया है। और इसके अलावा दोस्तों इसने कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद, आपको बता दें कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद बनवाई। आपको बता दें कि यह दिल्ली में बनने वाली पहली मस्जिद थी। आरआरबी एनटीपीसी में पूछा गया, ये था क्या, तो आपको बता दें कि पृथ्वीराज तृतीय के किले राय पिथौरागढ़ के स्थान पर दोस्तों इसने इसको तुड़वा करके दोस्तों कुतुब्बुल उल इस्लाम मस्जिद बनवा दी। ठीक है, इसके अलावा 2.5 दिन का झोपड़ा बनवाया। ठीक है, 2.5 दिन का झोपड़ा मस्जिद बनाया दोस्तों। ये क्या था, तो आपको बता दें विग्रह राज विसल देव चतुर्थ के द्वारा निर्मित संस्कृत महाविद्यालय को तोड़वा के दोस्तों इसके द्वारा 2.5 दिन का झोपड़ा बनवाया। कहाँ, अजमेर में। ये भी आपके बीपीएससी में पूछा गया। ठीक है, इसके अलावा भारत की पहली मस्जिद दोस्तों चेरामन जुमा मस्जिद, देखिए चेरामन जुमा मस्जिद भारत की पहली मस्जिद थी। गुंबद कला, आपको बता दें गुंबद कला व मेहराब कला का विकास कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा किया गया। देखिए जो मस्जिदों में गुंबद होता है, मेहराब बना होता है, वो उसका आविष्कार कह सकते हैं कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा किया गया। और आपको बता दें कि 1210 ईस्वी में चौगान यानी पोलो खेलते समय घोड़े से गिरने से इसकी मृत्यु जाती है। आरआरबी एनटीपीसी में पूछा गया। और ऐबक का मकबरा दोस्तों लाहौर में ही है। ठीक, इसका निर्माण इल्तुतमिश ने करवाया। देखिए लाहौर इनकी राजधानी भी थी, कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी भी लाहौर थी। और दोस्तों और यहीं पर इसका मकबरा बनाया गया। उसके बाद दोस्तों आराम शाह आता है दोस्तों, इसका ज़्यादा चर्चा नहीं होता। ये 8 माह तक हो रहता है दोस्तों, 1210 में ही 8 माह तक इल्तुतमिश के बाद दोस्तों 8 महीने तक ये क्या शासन करता है। और आपको बता दें कि ऐबक की मृत्यु के पश्चात दोस्तों ये गद्दी बैठता है, परंतु इल्तुतमिश ने इसकी हत्या कर देता है दोस्तों, और वो फिर इल्तुतमिश गद्दी पे आ जाता है। ठीक है, तो चलिए अब इल्तुतमिश के बारे में बात करेंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण है इल्तुतमिश। ठीक है, बात करते हैं इल्तुतमिश की दोस्तों। 1210 से 1236 तक रहेगा इल्तुतमिश। और देखिए इल्तुतमिश दोस्तों पहले क्या था, बदायूं का गवर्नर था। ठीक है, बदायूं का गवर्नर था। और आपको बता दें कि अली इस्माइल ने इल्तुतमिश को दिल्ली बुलाया और सुल्तान की उपाधि दे दी। यानी पहले इसको दिल्ली बुलाया, कहा आप सुल्तान हो, सुल्तान की उपाधि दे दी। और दोस्तों ये गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक था। क्या, देखिए वैसे दोस्तों कुतुबुद्दीन ऐबक गुलाम वंश का संस्थापक था, अगर पूछ ले वास्तविक संस्थापक जिसने इसका विस्तार किया हो तो वो इल्तुतमिश था। दोस्तों इसने अपनी राजधानी को दिल्ली बनाई। देखिए देखिए कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी पहले क्या थी, लाहौर थी। इसके समय भी लाहौर थी, मगर जब से ये आए दोस्तों फिर इसने कहा नहीं दिल्ली राजधानी बनाओ। और ये यूपी पीसीएस में पूछा गया दोस्तों कि सबसे पहले दिल्ली राजधानी दोस्तों दिल्ली सल्तनत में किसने बनवाई थी, तो दोस्तों इल्तुतमिश द्वारा बनाया गया। दोस्तों इसे हम गुलामों को गुलाम कहते थे। क्यों, क्योंकि देखिए इल्तुतमिश जो आपका दोस्तों कुतुबुद्दीन ऐबक था वो किसका गुलाम था, तो मोहम्मद गौरी का। और दोस्तों ये खुद उसका गुलाम था। यानी कुतुबुद्दीन ऐबक जो गुलाम था उसका भी गुलाम कौन था, इल्तुतमिश। इसीलिए इसको गुलामों को गुलाम कहते थे। ये आपके एसएससी सीएचएसएल में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, याद रखेंगे कि इसे गुलामों गुलाम कहा था क्योंकि मोहम्मद गौरी के गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक ने इल्तुतमिश को खरीदा था। यानी कुतुबुद्दीन ऐबक का ये खुद गुलाम था। ठीक है, ये याद रखेंगे। चलिए देखिए कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु के पश्चात उसका दामाद इल्तुतमिश दोस्तों
गद्दी बैठता दोस्तों, ये कुतुबुद्दीन ऐबक का दामाद था, ये गद्दी बैठता है। इसी के समय 1221 में चंगेज खान ने आक्रमण किया था, और आप बता दें कि यह शमसी वंश का था। ठीक है, याद रखेंगे कुतुबुद्दीन जो यह आपका दोस्तों इल्तुतमिश था, ठीक है, ये शमसी वंश का था। ठीक है, शमसी वंश का था, जिसके कारण दोस्तों नए वंश का नाम शमसी वंश भी कह सकते थे। ठीक है, आप बता दें कि इसने रणथंभौर जीता, रणथंभौर कब जीता, 1226 में वाला ये प्रथम शासक इल्तुतमिश था, यानी रणथंभौर जीतने वाला पहला शासक दोस्तों 1226 में कौन बना, इल्तुतमिश ने रणथंभौर जीता। उसके बाद ग्वालियर विजय की 1232 के उपलक्ष्य में दोस्तों इल्तुतमिश ने दोस्तों जब ग्वालियर विजय की, तब उसने सिक्का चलाया दोस्तों, रजिया के नाम का सिक्का लिखवाया दोस्तों। ठीक है, ये भी याद कर लेंगे। ठीक है, चलिए अगर हम प्रमुख कार्य की बात करें तो दोस्तों इसने तुर्क चहलगामी यानी 40 योग्य तुर्क शासक का गठन किया। ये लोग क्या करते थे दोस्तों, हर चीज सलाह देते थे। दूसरा इक्ता प्रथा, इक्ता व्यवस्था शुरू की, यानी नगद वेतन के बदले भूमि, जो सैनिक होते थे दोस्तों उनको पैसे न दे करके उनको जमीन दे देते थे। ठीक है, और आपको बता दें इक्ता जो अरबी भाषा शब्द है दोस्तों, जिसका अर्थ होता है भूमि। ठीक है, मुद्रा में इसने दोस्तों तांबा सिक्का चलाया जिसको जीतल कहते थे, और चांदी सिक्का चलाया जिसको टका कहते थे। ये आपके यूपीएसआई में पूछा गया। ठीक, और दोस्तों जो कुतुब मीनार का दोस्तों काम अधूरा रह गया था, उसको पूरा करवाया इसने। ठीक, देखिए कुतुबुद्दीन ऐबक ने शुरुआत की थी, मगर उसे पूरा किसने करवाया, तो इल्तुतमिश ने। ठीक, और सुल्तानगढ़ी मकबरा अपने पुत्र नसीरुद्दीन महमूद की कब्र पर बनवाया, और यह भारत का प्रथम मकबरा था, यानी कि अपने पुत्र नसीरुद्दीन महमूद की के ऊपर दोस्तों एक मकबरा बनाता, ये भारत का पहला मकबरा था। और आपको बता दें इल्तुतमिश को भारत में मकबरा शैली का जनक कहते हैं। ठीक है, इसके अलावा आगरा में न्याय का घंटा लगवाया। ठीक, न्याय जंजीरें नहीं, न्याय का घंटा। और इल्तुतमिश का मकबरा दोस्तों इसने स्वयं बनवाया था, कहाँ पे, दिल्ली में। ठीक, इसकी उपाधि क्या थी, सुल्तान आजम, यानी कि बगदाद के खलीफा के द्वारा दोस्तों इसको ये उपाधि मिली थी। ठीक, उसके बाद दोस्तों कौन आता है, रुकनुद्दीन फिरोज शाह था, 1226 तक रहता है। उसके बाद रजिया सुल्तान आ जाती है दोस्तों, रजिया सुल्तान 1236 से लेकर के 1240 तक। साथियों अगर रजिया सुल्तान की बात करें 1236 से लेकर के 1240 तक दोस्तों ये गद्दी पर बैठती है। और आपको बता दें मध्यकालीन भारत की प्रथम महिला सुल्तान बनी दोस्तों। अभी तक मध्यकालीन में कोई भी महिला सुल्तान नहीं थी, पहली महिला सुल्तान कौन बनी, रजिया सुल्तान दोस्तों। तो ये एसएससी सीजीएल में पूछा गया 2021 में। ये इल्तुतमिश की बेटी थी, आपको पता होना चाहिए। ठीक, इसके नाम पे सिक्के भी उसने चलवाए थे। आपको बता दें रजिया ने पर्दा प्रथा त्याग कर, यानी जो महिला, देखिए मुस्लिम में महिला का होती है पर्दा वर्दा भुर्का पहनती है, उसको त्याग दिया। और ये पुरुषों के समान दोस्तों कुबा यानी कोट पहनती थी, और कुला यानी कि टोपी पहन कर दोस्तों दरबार में बैठती थी, सारी समस्याओं को सुनती थी। ठीक, आपको बता दें कि अल्तुनिया द्वारा रजिया को कैद कर लिया था। जैसे अल्तुनिया होता है ना, वो दोस्तों रजिया सुल्तान को क्या करता है, कैद कर लेता है और उससे प्रेम कर बैठता है, फिर उसके बाद में ये ब्याह कर लेता है। ठीक है, यानी रजिया सुल्तान से अल्तुनिया क्या करता है, पहले उसको कैद करता है, फिर उससे प्रेम करके विवाह कर लेता है। ठीक, प्रेम विवाह। आपको बता दें कि रजिया की मृत्यु दोस्तों 1240 में कैथल के समीप डाकुओं द्वारा कर दी जाती है। कैथल जा रही होती है दोस्तों, यहाँ पे डाकू इनको मार देते हैं। और रजिया की मजार कहाँ दोस्तों, तो दरिया शाह की बावड़ी दोस्तों टोंक राजस्थान में पड़ता है। ठीक है, उसके बाद देखते हैं म्यूजिद्दीन बहिरम है ना, बहराम शाह दोस्तों, ये 1240 से 1242 तक रहते हैं। आपको बता दें ये जो 40 देखिए 40 दल का गठन हुआ था ना, सहयोग, देखिए ये 40 दल के सहयोग में एक शासक था दोस्तों, उसी का सदस्य था, ये शासन बना लेता है दोस्तों। इसके समय मंगोलों का आक्रमण होता है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं। अगला है 7 नंबर अलाउद्दीन मसूद शाह दोस्तों, ये 1242 से 1246 तक रहता है। ये रजिया सुल्तान का भतीजा था। आपको बता दें कि बलवन ने षड्यंत्र कर दोस्तों मसूद शाह को गद्दी से हटाकर कैद कर लेता, जहां उसकी मृत्यु जाती है। मतलब इसको दोस्तों बलवन गद्दी से हटा देता है और कैद कर लेता है, इसकी मृत्यु जाती है। उसके बाद दोस्तों आपको बता दें कि नसीरुद्दीन महमूद बनता है। नसीरुद्दीन महमूद दोस्तों 1246 से 1265 तक रहता है, और इसका प्रधानमंत्री कौन था, बलवन। देखिए नसीरुद्दीन महमूद आता है गद्दी पर, और इसका प्रधानमंत्री कौन होता है, बलवन होता है। अभी इसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, आपको बता दें कि इसने बलवन को उलूग खां की उपाधि दी थी, यानी कि बलवन को उलूग खां की उपाधि किसने दी थी, इसी के द्वारा दी गई थी। बलवन ने अपनी पुत्री का विवाह दोस्तों नसीरुद्दीन महमूद से करवा देता है। इसके बाद दोस्तों यानी ये बलवन का दामाद हो गया अब, है ना। अब दोस्तों बलवन गद्दी बैठेगा, और बलवन से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। ठीक है, तो बलवन का कार्यकाल दोस्तों 1266 से 1287 तक, ये एसएससी जीडी में पूछा गया। आपको बता दें बलवन ने दिल्ली पर दोस्तों 1266 से 1287 तक कब्जा करके शासन किया। ये आपके आरआरबी एनटीपीसी में पूछ लिया गया। इसने बलवनी वंश की स्थापना की। आपको बता दें बलवन पहला सुल्तान था जिसने राजत्व सिद्धांत का प्रतिपादन किया। देखिए उसने राजत्व को नियाबत खुदाई यानी ईश्वर द्वारा प्रदत्त तथा राजा को जिल्ले इलाही यानी ईश्वर की छाया कहा। ठीक, सबसे पहले राजत्व सिद्धांत किसने दिया दोस्तों, बलवन ने। ठीक, इसके दरबारी कुछ कानून थे दोस्तों, ये बहुत पूछे आते हैं, जैसे सिजदा यानी
ये होता क्या था दोस्तों, सिजदा कहते हैं ना, खरू मतलब सिजदा। सिजदा मतलब क्या था, घुटनों के बल बैठकर दोस्तों झुकना। राजा आया, राजा देखिए घुटनों के बल बैठ कर झुक जाना, वो सिजदा कहलाता है। ये सिजदा प्रथा ना, ये आरआरबी एनटीपीसी में पूछा गया, इसकी शुरुआत किसने की, बलवन ने। ठीक, पैबोस प्रथा, पैबोस क्या होता है, पेट के बल लेट कर दोस्तों सुल्तान के अंगूठे को, पैर का अंगूठा चूमना दोस्तों, पैरों को चूमना दोस्तों, क्या होता है, पैबोस होता था। ठीक, और दोस्तों यह पारसी त्यौहार नवरोज को मनाता था। ठीक है, ये आरआरबी एनटीपीसी पूछा गया। और दोस्तों ये जो नवरोज त्यौहार था पारसियों का, इसे औरंगजेब ने बंद कर दी थी। ठीक, और सबसे इंपॉर्टेंट का दोस्तों लौह रक्त की नीति। बलवंत की दोस्तों सबसे फेमस नीति क्या थी, आयरन ब्लड पॉलिसी ना, यानी कि लौह रक्त की नीति से अपनाता था, बहुत इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट। और दोस्तों इसने तुर्क के चहलगामी जो 40 का गठन था दोस्तों, उसको नष्ट कर देता है, उसको समाप्त कर देता है। इसके कार्य क्या थे दोस्तों, दीवान ए आरिजी और या फिर दोस्तों अर्ज सैन्य विभाग था दोस्तों। दीवान ए आरिज या अर्ज दोस्तों ये सैन्य विभाग की स्थापना की इसने। और बरीद यानी गुप्तचर प्रणाली भी अपनी, मतलब स्पाई भी रखता था। ठीक है, अगले उसके बाद दोस्तों कौन आता है, मोइजुद्दीन कैकुबाद। मोइजुद्दीन कैकुबाद की बात कर रहे हैं, 1287 से 1290 तक रहता दोस्तों। और ये अत्यधिक विलासतापूर्ण जीवन, यानी शराब में ज़िंदगी व्यतीत करता था, स्त्रियों के प्रसंग में, मतलब जीवन इसका खराब हो गया। और इसने दोस्तों किलो खरी, देखिए किलो खरी किला का निर्माण करवाया। उसके बाद आएगा दोस्तों शमसुद्दीन क्यूमर्स, 1290 तक रहता है दोस्तों। ये 1290 में मतलब बस कुछ महीने। ठीक है, और शमसुद्दीन क्यूमर्स क्या करता है, ये गुलाम वंश का अंतिम शासक होगा ना, गुलाम वंश का अंतिम शासक पहला था कौन, इल्तुतमिश। ठीक, सॉरी कुतुबुद्दीन है ना। उसके बाद अंतिम कौन हो जाएगा, शमसुद्दीन क्यूमर्स। ठीक है, आपको बता दें कि जलालुद्दीन खिलजी बंदी बनाकर दोस्तों इसकी हत्या कर सुल्तान बन जाता है। देखिए इसको कौन मारेगा, जलालुद्दीन खिलजी। अब देखिए जलालुद्दीन खिलजी मारेगा, और खिलजी फिर क्या करेगा, खिलजी वंश की स्थापना कर देगा। ठीक है, खिलजी वंश की स्थापना भी कर देगा इसको मारने के बाद। चलिए अब खिलजी वंश भी देख लेते हैं ना। देखिए खिलजी वंश की बात करें तो 1290 से 1320 तक हमने बताया था दोस्तों, ये सबसे कम शासनकाल इसका रहता है। ठीक है, तो हमने बताया कि जलालुद्दीन फिरोज शाह खिलजी क्या करता है, इनको मार देता है ना। तो देखिए इसका कार्यकाल कब तक रहेगा, 1290 से 1296 तक, 6 साल है ना। और ये खिलजी वंश का संस्थापक होता है। आपसे क्वेश्चन पूछेगा खिलजी वंश का संस्थापक कौन है, तो जलालुद्दीन फिरोज शाह खिलजी। ठीक है, इसने उपाधि कौन सी ली थी, तो दोस्तों शाइस्ता खां की। और इसके दरबारी दोस्तों अमीर खुसरो और हसन देहलवी थे। ठीक है, कैकुबाद द्वारा निर्मित जो किलो खरी का किला था दोस्तों, वहाँ पे ये राज्याभिषेक करवाता है। और 1292 में अब्दुल्ला के नेतृत्व में मंगोल आक्रमण होता दोस्तों इसके समय। ठीक है, और 1296 में कड़ा मानिकपुर दोस्तों ये पड़ता आपका यूपी में। ठीक, वहाँ दोस्तों अलाउद्दीन खिलजी इसकी हत्या कर देता है। ठीक है, तो दोस्तों फिरोज शाह खिलजी इसका अंत हो जाता है दोस्तों। अब बैठेगा कौन, अलाउद्दीन खिलजी। देखिए अलाउद्दीन खिलजी की बात कर ले, इसका समय क्या होता है, 1296 से 1316 तक। और इसने सिकंदर सानी की उपाधि ली है ना, इसे द्वितीय सिकंदर भी कहते थे ना। इसे किसकी उपाधि देते हैं, द्वितीय सिकंदर, या फिर दोस्तों इसको विश्व का सुल्तान है ना, जनता का चरवाहा, भारत का समुद्रगुप्त और युग का विजेता भी कहते थे। क्या कहते थे, भारत का देखिए भारत का समुद्रगुप्त कह लीजिए, युग का विजेता कह लीजिए, विश्व का सुल्तान कह लीजिए, जनता का चरवाहा, ये सब नामों से इसको जानते थे। ठीक है, चलिए तो अब इसके कुछ युद्ध देख लेते हैं। जैसे पहला युद्ध इसका होता है गुजरात आक्रमण। क्या, गुजरात आक्रमण किसके खिलाफ करेगा, तो बघेल वंश के राजा कर्ण थे दोस्तों, उनके खिलाफ गुजरात आक्रमण करता है। और इसके सेनापति कौन होते हैं, उलूग खां और नुसरत खां। आपको बता दें कि गुजरात विजय के दौरान नुसरत खां द्वारा 1000 दिनार में दोस्तों मलिक काफूर को खरीद लिया था। दोस्तों मलिक काफूर को खरीदा था किसके द्वारा, नुसरत खां के द्वारा। इसीलिए दोस्तों इसको 1000 दिनारी कहते हैं। आपसे पूछे 1000 दिनारी किसको कहते हैं, मलिक काफूर को ना। तथा अलाउद्दीन खिलजी ने इससे दोस्तों मलिक काफूर को जो लेकर आते, बहुत अच्छा सेनापति था अलाउद्दीन खिलजी, इसको दक्षिण अभियान में लगाया था। कहता है आप दक्षिण भारत में जीती जाके ना, और सेना का सेनापति बनाया था। कहता अब मलिक काफूर क्या कहेगा कि आप दक्षिण भारत जीती जाके। ठीक है, चलिए तो आप दोस्तों इसके बारे में आपको पता है, मूवी भी बनी है ना, तो उसके बारे में बताएंगे। चलिए अब दूसरा दोस्तों रणथंभौर आक्रमण होता है, ये किसके खिलाफ, तो चौहान वंश हमीर देव के खिलाफ। आप बता दें यह अभियान में प्रसिद्ध शायर अमीर खुसरो भी दोस्तों अलाउद्दीन के साथ जाता है। और हमीर देव, इसमें क्या होता है, हमीर देव की पत्नी रंग देवी दोस्तों क्या करती है, जौहर कर लेती है, जौहर व्रत कर लेती है। ठीक है, रणथंभौर में। वहीं दोस्तों चित्तौड़गढ़ विजय दोस्तों, ये इस पर मूवी बनी दोस्तों पूरी पूरी ना, पद्मावत। ठीक है, चित्तौड़गढ़ विजय क्या होता है, रावल रतन सिंह होते दोस्तों, गुहिल वंश के होते, इनके खिलाफ। और इनके सेनापति नाम था गोरा बादल। और तो राधा जो रानी पद्मनी थी है ना, वो जौहर कर लेती है, पद्मावती दोस्तों क्या करती है, जौहर कर लेती है पद्मनी। ठीक है, इसका उल्लेख पद्मावत में किया गया है, किसके द्वारा लिखा गया, पद्मावत मलिक मोहम्मद जैसी द्वारा। ठीक, इस पर एक फिल्म बनी है पद्मावती, शायद आप सभी ने देखा होगा, अगर देखा है बताइएगा। ठीक है, कौन किस रोल में होता है। ठीक है, विजय के बाद दोस्तों अलाउद्दीन के बेटे खिज्र खां के अधीन कर दिया, मतलब जो चित्तौड़गढ़ जीता। फिर दोस्तों अलाउद्दीन खिलजी ने क्या किया, अपने बेटे खिज्र खां को दे दिया, और चित्तौड़गढ़ का नाम उसने बदलकर खिजराबाद कर दिया। क्या कर दिया, खिजराबाद। ठीक है, उसके बाद इसका चौथा आक्रमण
मालवा विजय था, जहाँ दोस्तों राजा महक है ना महल देव के खिलाफ, फिर उसका मारवाड़ विजय करता है सीतन देव राठौर के खिलाफ, और दोस्तों फिर जालौर विजय करता है चौहान वंश कन्हड़ देव के खिलाफ। बात करते हैं दक्षिण विजय में, दक्षिण में कहाँ कहाँ जीतता है। दक्षिण विजय में दोस्तों को होता है मलिक काफूर को भेजता है और देवगिरी आक्रमण करता है राजा रामचंद्र देव के खिलाफ, यहाँ जीतता है। फिर तेलंगाना विजय करता है राजा रुद्रदेव द्वितीय के खिलाफ। ठीक, आपको बता दें राजा रुद्रदेव ने मलिक काफूर को विश्व प्रसिद्ध दोस्तों कोहिनूर हीरा भेंट किया था, जिसे मलिक काफूर ने अलाउद्दीन खिलजी को दिया था ना। कोहिनूर हीरा आपको पता है जो गोलकुंडा की खान से निकला था। उसके बाद दोस्तों मदुरै विजय करता है वीर पांड्य और सुंदर पांड्य दो भाई के खिलाफ। ठीक, इसकी व्यवस्था की बात करें तो स्थायी सेना रखता था। प्रथम शासक जिसने दोस्तों स्थायी सेना गठित की और सैनिकों को नगद वेतन देता था, यानी कि 338 दोस्तों प्रतिवर्ष देता था। बाजार नियंत्रण प्रणाली दोस्तों इसने सराय ए अदल यमुना नदी के तट पर स्थित किया ना, बाजार नियंत्रण प्रणाली भी शुरू कर दी। ठीक है, और इसके अलावा दीवान रियासत व्यापार विभाग बनाया और घोड़ा दागने की प्रथा दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट, घोड़ा दागने की प्रथा और हुलिया लिखवाना शुरू कर दिया। ठीक है, घोड़ा दागने की प्रथा, उन पर मोहर लगाने की प्रथा और हुलिया लिखवाना शुरू कर दिया। अलाउद्दीन खिलजी के निर्माण की बात कर ले दोस्तों, इसने अलाई दरवाजा बनाया, हौज खास बसाया दोस्तों दिल्ली में। ठीक, सीरी फोर्ट, ठीक है, जमात खाना मस्जिद का निर्माण करवाया और सैनिकों के लिए दोस्तों शहर सीरी का निर्माण करवाया। दोस्तों ये आपका आरआरबी एनटीपीसी में भी पूछा गया। चलिए, उसके बाद मुबारक शाह खिलजी आता है 1316 से 1320 तक। आपको बता दें मुबारक शाह खिलजी दिल्ली का प्रथम सुल्तान था जिसने स्वयं को खलीफा घोषित किया। आपको बता दें कि खलीफा घोषित करने वाला पहला दिल्ली सुल्तान कौन होगा, मुबारक शाह खिलजी। आपके लिए इंपॉर्टेंट है और अल वसिक विल्लाह की उपाधि धारण करता है। आपको बता दें कि गुजरात के हिंदू खुसरो शाह, ठीक, गुजरात के एक हिंदू खुसरो शाह होते हैं जिसने हाल ही में दोस्तों इस्लाम धर्म ग्रहण किया था, उसे अपना मंत्री बना लेता है। कौन, मुबारक शाह खिलजी। देखिए वो हिंदू था दोस्तों है ना, वो हाल ही में मुस्लिम धर्म अपनाता है, उसे अपना ये मंत्री बना लेता है। और 1320 में खुसरो द्वारा दोस्तों मुबारक शाह खिलजी की हत्या कर दी गई और स्वयं दोस्तों खुसरो गद्दी बैठ जाएगा जो इसे मंत्री बनाया था। ठीक है, तो खुसरो शाह की बात कर लें 1320 ईस्वी में दोस्तों। आपको बता दें कि यह मूल हिंदू था, पहले हिंदू था दोस्तों, फिर दोस्तों इसको मुस्लिम जबरदस्ती बना दिया गया था। ठीक है, जब ये दोस्तों गद्दी बैठा इसने मूर्ति पूजा शुरू कर दी, महलों में मूर्ति पूजा शुरू कर दी, जिससे दोस्तों इसके शत्रुओं के ने इसके विरुद्ध दोस्तों इसे इस्लाम का शत्रु बताया और इस्लाम खतरे में है इसके नारे लगाने शुरू कर दिए थे। ठीक है, और तो अब देखते हैं प्रमुख कर। क्या प्रमुख कर दोस्तों, जैसे जजिया कर ये गैर मुसलमानों से आता था। खराज क्या होता था, गैर मुस्लिम किसानों से, जैसे आप मुस्लिम किसान नहीं दोस्तों तो आपसे खराज भी लिया जाता था किसानों से। उस्र क्या होता है, मुस्लिम किसानों से दोस्तों लिया था, उस्र करते रहते थे। और ज़कात क्या होता है, मुस्लिम अपनी आय का 1/40वां हिस्सा जनता की भलाई के लिए देते थे, उसको हम ज़कात कहते थे। खुम्स क्या होता था, खुम्स दोस्तों युद्ध में लूटा गया धन होता था, ठीक, जिसको खुम्स कहते थे। चलिए दोस्तों देखिए ये आपने देख लिया, देखिए हमने बताया था कि इसको कैसे याद रखेंगे, GKTSL गुलाम वंश, खिलजी वंश और तुगलक वंश, सैयद वंश, लोधी वंश। दोस्तों हमने गुलाम वंश और खिलजी वंश देख लिया, इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम तुगलक, सैयद और लोधी ये वंश कवर करेंगे। तो चलिए दोस्तों आज के लिए यहीं पर दोस्तों, और आपको बता दें कि आप एक बार जरूर जाइए हमारे ज्ञान आरवीएल ऐप पर दोस्तों। 5512 पद अगर आप जुड़ना है तो दोस्तों जुड़ सकते हैं, अभी ये ऑफर चल रहा है मात्र 399 रुपये में, तो जा करके इस बैच से जुड़ सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।